अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 12। आया को जहान की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था, फिर भी वो पीछे रह जाती थी और वो आगे निकल जाता। वो इसका साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही इनकी ज़िंदगी की कहानी थी। जहान ने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। वो भी इसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था, नरम गरम माहौल, हीटर और बाहर के सुरमा की मिली जुली खन की मध्यम रोशनियाँ, पीछे धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जहान ने कहा। अपना कोट उतारकर इसने कुर्सी की पुश्त पर रख दिया था और अब वो कफ खोलकर आसीने मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में है? हया दोनों कहनियाँ मेज पर लगाए, दाएं हथेली थोड़ी तले निकाले दिलचस्पी से इसे देख रही थी। चेहरे के दोनों तरफ में गिरते बाल अब खासे सूख चुके थे। तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है। अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सुरसुरी सी निगाह अपने कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर तुम्हें ही करना चाहिए। इसने जहान की बात नज़रअंदाज कर दी कि शायद मजाक कर रहा है। ठीक है। जहान ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफ़े पलटने लगा। वो महवसी इसके चेहरे को देखी गई। क्या वो जानता था कि वो इसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, क्या ये मुमकिन है? इस रोज़ तुमने बहुत गलत बात की थी जहान। मुझे तुम पे गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर कर चुका था वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले निकाले इसे तकते हुए बोली, मैंने क्या कहा था? वो हैरान हुआ। पता नहीं किसने मेरे नाम फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जहान, ना ही मैं जानती हूँ कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके, जहान ने समझ वाले अंदाज में कहा। मगर वो जानती थी, इसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेज़ों के दरमियान रास्ता बनाते टेढ़े मेढ़े तेज़ी से फिर रहे थे। पस मंजर में मौसीकी के सुर बदल गए। अब एक तुर गुलकार इनमें ले वाला गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं से इसलिए आ रही थी, शॉपिंग वगैरह करने। वेटर काफ़ी ले आया था और अब इन दोनों के दरमियान झुका ट्रे दूसरा कप उठाकर मेज़ पर रख रहा था। बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो। जहां ने मुस्कुराकर कहते हुए अपनी कॉफ़ी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब काफ़ी का भाप उड़ता हुआ कप लबों से लगाते हुए जहान की आंखों में उलझन उभरी। इसने एक घूंट पीकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज क्राइम और स्ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन जैसी तो की बात से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कहनियाँ मेज़ पर रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आयशा से बोली, क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुन ली तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जहान ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ, ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफ़ा कमाल पाशा या कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुर्रहमान पाशा की। कॉफ़ी का कप लबों तक ले जाते हुए जहान ने रुक कर नासमझी से देखा। कौन? से उड़ती भाप लम्हे भर के लिए इसके चेहरे को ढांप गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया असला स्मगलर है, स्मगलिंग करता है। कम ऑन। इसने कप रखकर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियाँ सुना दी है? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को क्या समझ रही हो? हाली की तरह वो एक खालिस तुर्क था, अपने इस्तांबुल के दफ़ई के लिए जी जान से तैयार। वेटर जहान के इशारे पर बिल लेकर आया था और जहान अपने बटुए से कार्ड निकालकर इसकी फाइल में रख रहा था। राय होती है तो पहाड़ बनता है ना। है ये पाकिस्तान नहीं है। जहान ने
जरा आखिर से जताकर कहा। इसके लब बिंच गए। कार्ड रखकर जहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली। जैसे मैं जानता ही नहीं। जहान की अगली बात लबों में ही रह गई। इनके दाएं तरफ एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेजी से इसके पीछे से आया और पहले वेटर आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को ठोकर लगी। वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और दाई हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का ट्रे शटर शटर करता भाप उड़ाता सिजलर प्लेटर बीफ स्टेक्स समेत उलट गया। मेज पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गरम बीफ खट्टे आकर लगे। वो बुलबुला कर खड़ी हो गई। फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी। वो दोनों वेटर्स बेक वक्त चीज़ें ठीक करने लगे थे। ट्रे से कॉफ़ी का कप अभी उलट गया था। वो और सारी कॉफ़ी फर्श पर गिरी पड़ी थी। जहां नागवारी से तुर्क में इन्हें डांटने लगा। चंद मिनट माजरत और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है, दिखाओ। ज़्यादा जल तो नहीं गया। इसने हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। ज़रा सी चोट में जख्मी तो नहीं हो गई। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुराकर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शायद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर इसने हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके। कॉफ़ी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। और उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात इसे भूल ही गई थी। मगर कॉफ़ी तो ख़त्म कर लो। वो कतरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहजीब वेटर्स है यहाँ के। चलो। वापसी पे वो इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। ज़ेर ज़मीन जाती सीढ़ियों के दहाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस तकसीम नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ करीब ही है जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था, इस तरफ। जान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। इसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नाट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन इसका एक वर्किंग डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाए इसे देख रही थी। एक गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर हूँ। इस्तकलाल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट तकसीम स्क्वायर के बाहर साथ है, देखी है ना तुमने? ओहो, इसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश हो जाएगी। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट होता हूँ, फिर फायदा। इसने सोचा कोशिश करूँगी। वो मुस्कुरा दी। इसने दायां हाथ जेब से निकालकर बाल पीछे हटा लिए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, घास पे वहीं फिसल गई। इसने लापरवाही से शाने अचकाए। अब कज़न के साथ कॉफ़ी पीने का किस्सा तो सुनाने से ना रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ, वो घंटे। जहान ने मुस्कुराकर इसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने आबरू उठाए। को स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारे घुटनों पे ही रगड़ आनी चाहिए थी। फिर वो चंद कदम चलकर घास के कते की तरफ गया। झुक कर 3 उंगलियों से मुट्ठी उठाई और वापस आकर इसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पर लगा दो वरना तुम्हारे फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे। इतना भी कोई शकी मिजाज नहीं होता जहाँ सिकंदर। इसने हंसकर अपने पूरों पे ज़रा सी गीली मट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पे मल ली। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम ख़त्म करके घर आ जाओ। तुम हफ्ते की शाम ज़रूर आना। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो कम गो संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स ज़रूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। वो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती थी। वो जहान की ज़ेर निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो वापस हॉस्टल आए तो डीजे और हाले एक रिसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाहें सबसे पहले इसके सुर्ख हाथ पर पड़ी। एक जगह गदली बर्फ के साथ
कीचड़ थी वहीं फिसल गई। डीजे ने भीगते हैं इसकी घुटनों पे लगे कीचड़ को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हाया बात बदलने की गर्ज से बोली, हाले हाले ये बालकनी की बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पर निगाहें उठाकर इसे देखा। इनमें ऑटोमेटिक स्नेसेस लगे हुए हैं। वो अपनी रूम में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज़ हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती है। इन दरवाज़ों की कीचड़ स्लो है। ये चौखट में देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठ से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल में ऐसी लाइटें और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पाक टावर एशिया का दूसरा मॉल नहीं है, हमें गलतफहमी हुई थी। वो जवाहर देख आई थी, उसे इस बहस पर गुफ्त हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजा घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी। बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं, क्यों? वो तेजी से बोली, कॉफ़ी, चाय, लंच? कुछ भी नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी शहर की सैर पे इस्तांबुल में, अगर इतना ज़्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि हाले ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर किंग फॉर ए डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख पहनकर नहीं निकलते। चल हया बेबी, तू आज़ादी समेट ले। अच्छा, पता नहीं वो दांस्ता इनकी तरफ से रुख मोड़कर माली में तेज़ी से उलट पुलट करने लगी थी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। हमारे तज़ीक के इसके कानों में से धुआं निकलने लगा था। वो जहान की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनाइश के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो ऐसे कोई बकाऊ मॉल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। इसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जहाँ सिकंदर हमेशा इसे बेइज्जत कर दिया करता था, है सच्ची। आहिस्ता वो जहाँ सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता इसे आजिज़ कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती थी। और फिर इसका लक्कड़पन। हया जब भी कुछ फ़ोटो कॉपी करवाने जाती, इसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोटिस के छत्ते, किसी किताब पर हमेशा शाहसाई का गुमान गुजरता। वो इसे उठा कर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा हुआ होता। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पर मारा करती थी। और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती थी। सबांजी में इनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना हुआ था। इस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह थे। गोरसल का टिकट, फ़ोटोकॉपीज़ की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। इसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस दिलवाया जाता था। इन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद साल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सबांजी के ड्राइंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तलबा के लिए खसूसी
डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता था। फिर 5 मिनट बाद दोबारा चल उठता था। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और इससे बेकार चूल्हों पे देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लश्करी सुपर स्टोर दियासा था। दिया इसका नाम था और साथ तुर्क में स्टोर को कहते हैं। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती थी। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता था। डीजे मैं ये तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। वो जब बगैर उन्हें उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तोड़े चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते थे कि हया 4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालते तो भी ज़रा जायका आता। खाने इसके भी फीके होते थे मगर डीजे से बेहतर। अलबत्ता अपने कमरे में जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियों पर भलांग कर उतरती और ज़रा नहा धोकर खड़ी हो जाती थी। फिर बेड खोलकर बाहर चेहरा निकाल कर ज़ोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का ज़ोर से पुकारता, टी बे। गालबन वो डीजे के अल्फाज ठीक समझ नहीं पाता था। डीजे बे रोज़ सुबह सुबह यही अमल दोहराती थी। कहने के बाद वो पुकारती, ज़रा लेल और वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। इसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं इसकी और इस अनदेखी लड़की की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होया करती थी। रोज़ की बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तस्वुर रजिस्टर हो गया था मगर हया के साथ हवाइयों के इसके पासपोर्ट पे जहां एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी हुई थी वहां ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के बायस 5 का हिंसा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा था और इसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका था। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर्ड फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती थी। तो हाले ने इसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई थी। अपने मोबाइल पे इसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रूमिंग पर ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव अब इसका और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने ड्राइंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए और तुम तो अपनी फुप्पो के घर जाओगी ना। डीजे को कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुक कर नागवारी से इसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। ड्राइंग हॉल बेहद वसी अरीज था। तरफ रोशनी जगमगा रही थी। वहाँ 2 लंबी सी कतारों में मुस्तकिल मेज़ें लगी हुई थी और दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनी हुई थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दस्तन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। इसने चमचा प्लेट में रखा और किन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था इसलिए इसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ। इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है ना? तुम सुनाओ।
कोई बात हुई है क्या? नहीं, हाँ सुन, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। इसके जहन के पर्दे पर वीडियो उभरी थी। वो यार, अजीब सी बात है, मगर तुम अमेरा को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के बाहर एक ख्वाजा सिरा था। इसने मुझे रोका। मैं बिल्कुल दम साधे सुन रही थी। पल भर को इसे ड्राइंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इसकी समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर इसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ है और कैसी अमेरिका पहुंच गई, खैरियत है? मैंने बताया वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इसका सलाम और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने एक ख्वाजा सिरा से बात की है। ये बात तुम्हें इससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया इसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात न करना, बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मज़ीद चंद बातें करके इसने फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जह हो गई। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। इसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर इसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक धमक देखकर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मबलूस थी। फ्रॉक की जर्द शेफून की तंग चूड़ी और आस्तीनें कलाई तक आती थी। शेफून का दुपट्टा इसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पर आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने अचकाकर प्लेट में पड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। ओ, ये सारा मज़ा ही कड़कड़ा कर दिया है। ओ डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देखकर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देख कर कहा। अफ़्फ़ा, अपने पीछे देखो, इसे झुंझलाकर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरेबी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मबलूस थी। सबांजी में हम वतन। डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़ इसकी तरफ लपके थे। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर थकी वो डीजे की शलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी, और वो दोनों इसकी शलवार कमीज अब पाकिस्तानी है। हया पुरजोश सी इसके पास गई। डीजे से ज़रा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अपनी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। इसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाउल हक का आखिरी बॉल पर आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने ज़ोर से अपना पाँव डीजे के जूते पर रख कर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हैं, हया सुलेमान और ये खतीजा राना। मैं अंजुम हूँ। मैं यहाँ पर PhD कर रही हूँ और हम यहाँ पढ़ते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वो वहीं रहते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।